नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो भगवान के इंसाफ की चक्की होती है वो चलती भले ही काफ़ी धीरे है, काफ़ी स्लो है, लेकिन वो पीसती काफ़ी महीन है। तो इसलिए हम सभी इंसानों को, चाहे हम किसी भी रूप में, हम किसी भी पद पर क्यों ना हों, जी हाँ, हमको अपने कर्मों पर बहुत ही अधिक एक पैनी नज़र रखनी होती है। हमारे कर्मों के द्वारा किसी का भी गलत या फिर अनर्थ ना हो। सो गाइस, आते हैं टॉपिक की तरफ। ऐसा मैंने क्यों बोला, आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कुछ समय के बाद। दोस्तों, कल था रविवार और उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने ये कहा कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। माताओं, बहनों और बेटियों की जो सुरक्षा है ये देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर खड़े होकर के जो महिला स्मिता, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर दमदार भाषण देते हैं, क्या अब ये इन पे सवाल खड़ा नहीं होता कि क्या वास्तविक रूप से क्या महिलाओं के ऊपर बात करना या फिर महिलाओं के अपराधों के ऊपर बात करना या फिर महिलाओं की अस्मिता पर कहने का इनको क्या कोई नैतिक अधिकार है? कांग्रेस इस पर बहुत ही पलटवार कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि लाजमी है कि विपक्ष की पार्टी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण का सिलसिला इनका आपस में चलते रहता है। जैसे टॉम एंड जेरी, इनका युद्ध कभी अंत नहीं होता ना, इनका आपस में झगड़ा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ चलता है। मैं साफ बोलूँगा, कोई भी यहाँ पर दूध का धुला नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इतिहास के पन्नों की तरफ घटित कुछ घटनाओं की तरफ लेके चलता हूँ। जी हाँ, उनकी तरफ लेके चलता हूँ जिन्होंने इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी इमेज को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, राम रहीम, ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता जिन्होंने IIT BHU में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। ना ही सिर्फ दुष्कर्म किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार भी इन 3 लड़कों ने बिल्कुल बिंदास किया था। और ये तीनों व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाउस में उनसे मिलने भी गए थे, सोचिए। और आसाराम और इस तरह के न जाने कितने आंकड़े दर्ज हैं हमारे भारत के इतिहास के अंदर, जो बिल्कुल ओपन आज़ाद घूम रहे हैं, जो आज भी आज़ादी से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कुछ लोग सदन के बाहर हैं तो कुछ अंदर हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा भी आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी पार्टी दूध का धुला नहीं है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा और इसमें सभी पार्टी के लोग यहाँ पे इंक्लूड हैं, MP MLA, ठीक है। आप इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। और सच बोलूं दोस्तों, तो दूध के धुले हम आम जनता भी नहीं हैं। जी हाँ, हम कहीं ना कहीं केवल अपनी नीड को देखते हैं और जो सरकार हमारी नीड को पूरा कर जाती है वो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी बन जाती है, या फिर वो सरकार हमारे लिए भगवान रूप बन जाती है। हमें मतलब नहीं था कि जो नीट में जो छोटे छोटे बच्चे, जो 11वीं 12वीं के बच्चे जो अपना स्ट्राइक कर रहे थे, धरना दे रहे थे 50 डिग्री टेम्परेचर पर, जिस समय हम लोग घर के अंदर अपना रूम का AC का टेम्परेचर सेट कर रहे थे, हमें नहीं था उनसे मतलब। किसान से हमको मतलब नहीं कि उनकी जो MSP की जो डिमांड है उसकी MSP बस जुमला थमा दिया, थोड़े से रेट बढ़ा दिए, हमको नहीं मतलब किसानों से। हमारी नीड कुछ और होगी, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, या फिर किसी की नीड होती है आस्था को लेकर के। राम राज्य स्थापित हो गया, मतलब कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगर कोई आस्तिक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, तो वहाँ पे उनके लिए BJP सरकार बहुत अच्छी है। अगर वहीं पे दोस्तों कोई SC ST OBC के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उनके लिए अखिलेश यादव की जो सपा सरकार है वो काफ़ी अच्छी बन गई। तो यहाँ पे हम सबकी डिमांड या फिर नीड सबकी अलग अलग है और इसी के आधार पे हमारा परसेप्शन, जो हमारी धारणा होती है, वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक पार्टी को डेडिकेट करके आप उसको हमेशा के लिए गलत सिद्ध नहीं कर सकते हो। ये बात तो हमको समझनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि सबका दर्द अपने हिसाब से बहुत बड़ा लगता है। अगर किसी ने दांत का पेन झेला होगा तो बोलेगा दांत का पेन ना सिक्कर होता है। अगर किसी ने वहीं पर पथरी का पेन झेला होगा तो वो इंसान बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दांत का नहीं, पथरी का पेन बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। लेकिन साइंस ये कहता है कि जिंदा बॉडी का जलना, वो पेन सबसे हाई पेन में काउंट होता है। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि वास्तविक रूप से इन वीडियो के माध्यम से जो YouTube पे हम लोग आपको वीडियो सर्व कर रहे हैं, आप वीडियो देखिएगा, लेकिन सबकी नॉलेज को अर्न करने के बाद में अपना फाइनल कंक्लूजन कि आप किस व्यक्ति को सपोर्ट करते हो सबसे अधिक, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आखिरकार क्यों करते हो, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में इन्होंने कहा वो पूरे आवेग में, पूरी एनर्जी के साथ कहा, क्योंकि इनके हर भाषण में जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। इन्होंने ये कहा कि आज मैं एक बार फिर से देश के हर राजनीतिक दल से ये कहूँगा और राज्य की सरकार से ये कहूँगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो क्षमा के योग्य नहीं है, वो माफ़ी के योग्य नहीं है। और जो भी व्यक्ति दोषी है
वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इस सरकार के ऊपर ही खड़ा होता है। जी हाँ, अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने फटाफट से दोस्तों जो ममता बनर्जी की सरकार है कलकत्ता में, उनके ऊपर दोष लगा दिया। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के स्कूल के अंदर 4 साल के 2 बच्चों के साथ में दुष्कर्म हुआ, तब उस समय सरकार थोड़ी शांत हो गई। दोस्तों कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर घर में झाड़ू लगाता है ना और झाड़ू उठाता है तो उसकी शुरुआत हमेशा जो घर का जो लास्ट वाला कमरा होता है वहाँ से होती है ना। फिर बाद में दूसरे कमरे पर, फिर हॉल में, फिर दहलीज में सफाई जा कर के हमारी समाप्त हो जाती है। तो हमने यहाँ तो एक बात सीखा कि अगर हमको सफाई करनी है तो हमको शुरुआत अपने घर से करनी होगी। तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति का परिचय करवाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, ये है प्रज्वल रेवन्ना। और इसके बाद आप एक तस्वीर और देखिएगा, यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना के साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और प्रज्वल रेवन्ना कौन है आपको बखूबी पता होगा। प्रज्वल रेवन्ना वही शख्स है जिसके हजारों वीडियोज़ आए थे और जिसमें वह औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी आला कमान को, जो हायर पद पर बैठे हैं, इन सब को एक चेतावनी दी थी कि अगर हम प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी जो सीट है उसमें 400 पार का जो हम नारा दे रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे और हमारी छवि पूरी खराब हो जाएगी। लेकिन किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। इनको टिकट मिला और इन्होंने जमकर प्रचार किया और इनके साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी साथ में इनके प्रचार में लग गए। अब ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस घटना के बारे में मालूम ही ना हो। ये कुछ समय के लिए फरार हुए थे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा था और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ में इस चीज़ को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी कि इनको पकड़ के लाओ, इंक्वायरी करो। लेकिन आज के समय में ये बात पूरी तरह से दब चुकी है। थिंक अबाउट इट। यहाँ हमको विचार करना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको आपने वोट दिया, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था, हजारों वीडियोस थे आपके सामने, सारे प्रूफ थे आपके सामने, तो आपने आखिरकार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को क्यों बचाया? और आज आप रविवार को उत्तर महाराष्ट्र में जाकर के, इस गांव में जाकर के महिलाओं के सिक्योरिटी के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में आप बातें कर रहे हैं। क्या आपको बात करने का अधिकार है? प्रज्वल रेवन्ना ना तो किसी भारत का दामाद है, ना भारत का कोई फूफा। जी हाँ, नाराज़ हो गया तो शायद कहना कि हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा कलेश हो सकता है, तो ये हमारा कुछ भी नहीं लगता और इसकी वजह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आखिरकार ऐसे इंसान को झेलने की बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी थी? चलिए आप दूसरा सीन देखिए एक बार, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। शायद आप बखूबी इस पर्सनैलिटी को जानते होंगे। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसने कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करा और फिर मंदिर के अंदर ही, इस पवित्र स्थान पर, उस छोटी सी बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी सामने उभर करके आया और उभर करके जब ये व्यक्ति सामने आया तो इसका कनेक्शन आपकी पार्टी के साथ ही था और इस आरोपी को बचाने के पक्ष में एक लंबी रैली निकाली गई थी आपके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री, जी हाँ 2 मंत्री, जो आने वाले समय में वहाँ के 2 लॉ मेकर्स बन गए थे। जी हाँ, कानून का निर्माण करने वाले ये वही मंत्री थे जो एक समय पहले इस व्यक्ति को बचाने में आतुर थे, उतारू थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री, प्रधानमंत्री आप बताइए ना, क्या आपने उस व्यक्ति को सजा दी? ऐसे व्यक्ति को आखिरकार आप लोग क्यों बचाने में लगे हैं? ये व्यक्ति है कुलदीप सिंह सेंगर। इस व्यक्ति ने एक लड़की और उसका परिवार सबको बर्बाद कर दिया, सबको धमकी देनी स्टार्ट कर दी। पूरा परिवार, इसके पिता की मौत थाने के अंदर हो गई थी जब वो अपना इंसाफ बेटी के लिए मांगने के लिए थाने के अंदर गए थे। बस तारीख पे तारीख, फाइल पे फाइल, और इसको इस तरीके से बचाया गया और आज भी दोस्तों ये कहीं ना कहीं आज़ाद घूम रहा है। इनफैक्ट जब ये मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने इन्हें सम्मानित विधायक तक बताया था। मैं आपसे इन 3 महानुभावों का परिचय कराना चाहता हूँ। ये 3 हैं गैंग रेप के मुख्य आरोपी। पहला कुणाल पटेल, सेकंड सक्षम पटेल और तीसरा है आनंद उर्फ अभिषेक। ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर हम कह सकते हैं कि भाजपा के नगीने नमूने हैं। इन पर क्या आरोप है अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मामला है बनारस का। कायदे से आपको इस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी, मगर आप
उस समय मौन थे। आखिरकार प्रधानमंत्री जी की कैसा सिस्टम है जो बलात्कारियों का समर्थन करता है? ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा कायदे कानून है जो बलात्कारियों के खिलाफ जो केस हैं उसे आप वापस ले लेते हैं और उसको बरी कर देते हैं बहुत जल्द, और उसके सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन सबको आप लोग माला पहनाते हैं बाद में। सेकंड पर्सनैलिटी है गुरमीत राम रहीम, जो जेल के अंदर आई थिंक सो कभी रहे ही नहीं। ये मैक्सिमम पेरोल पे रहे हैं, हमेशा ये बाहर रहते हैं। एक साल में इतनी बार पेरोल आखिरकार किस व्यक्ति को मिलती है? ये सज़ा है, ये वास्तविक रूप से एक कैद है या फिर एक मजाक? इस रिकॉर्ड को आप ध्यान से देखिए। वहीं पर हम बात करते हैं ब्रज शरण भूषण या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह। इनके बारे में आप जानते होंगे। 6 महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रोटेस्ट करा, अपनी मांग रखी, दिन रात एक किया, और ये प्रोटेस्ट भी काफ़ी दिन तक चला। और जंतर मंतर से पीएमओ हाउस का डिस्टेंस मात्र 3.4 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर से कम की दूरी है। क्या आपने वहाँ पर जा कर के जहमत नहीं उठाई कि एक बार उन 6 जो पहलवान हैं, जो महिला पहलवान हैं जिन्होंने गवाही दी है इसके खिलाफ, उनसे एक बार आप बात कर सकें? नहीं, आपने बात नहीं करी, तब भी आपने मौन साध रखा था। अगर इस तरह की घटना कोई कांग्रेस का कोई नेता घटित करता या फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता इस तरह की घटना को अंजाम देता तो भारतीय जनता पार्टी क्या बवाल करती। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले अखिलेश की जो पार्टी है सपा का एक कार्यकर्ता था जो मुस्लिम था, उसके द्वारा एक बच्ची के साथ घिनौना हरकत की गई थी और उसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने डीएनए की मांग करी थी। और ये डीएनए की मांग को लेकर के अखिलेश यादव की छवि को पूरी तरह से खराब करने का प्रयास किया गया था। तो इस डिमांड में गलती है क्या? जब बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे कि आपने देखा हुआ कंगना ने किस तरह से राहुल गांधी की इमेज को बात किया था, छवि को खराब किया था, वो ड्रग्स लेते हैं ऐसी स्पीच दी थी। जब भारत की राजनीति इतनी घटिया स्तर पर उतर आएगी तो अखिलेश यादव ने अगर डीएनए की डिमांड कर दी तो क्या गलत किया? थिंक अबाउट इट। हम केवल इमोशनली अटैच हो रहे हैं, लेकिन राजनीति को समझने के लिए हमको अपने मस्तिष्क के जो द्वार हैं, द्वार तो ओपन करने होंगे, साथ में जो विंडो होती है वेंटिलेशन के लिए उसको ओपन करना होगा, तभी हम राजनीति को तरीके से समझ पाएंगे, क्या सही है या फिर गलत, इसको समझ पाएंगे। और जो राजनीति के अंदर जो परत है उसको हम सही तरीके से उखाड़ पाएंगे या निकाल पाएंगे, और असलियत तक, जो असली हीरा छुपा है अंदर, उस तक हम लोग पहुँच पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 3 गुर्गे मैंने आपको दिखाए थे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार प्रज्वल रेवन्ना के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे। और कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आश्रम बापू जी के दरबार में गए हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। बिल्किस बानो बिल्किस बानो जो केस था वो आपको याद होगा अच्छे से, किस तरह से बिल्किस बानो के पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला। उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुप्पी साध रखी थी। और बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जब वो बाहर छूट करके आए तो बीजेपी के कार्यकर्ता उन व्यक्तियों को, उन अपराधियों को मिठाई खिला रहे थे और उनके बाहर आने की, उनकी रिहाई पर मिठाई बांट रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों, गोधरा का एक विधायक था, गोधरा जो कांड हुआ था, उस पर एक विधायक का बयान था कि सभी भाई हमारे ब्राह्मण हैं, उनसे तो कोई अपराध नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी फिर भी आप शांत थे, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। ब्राह्मण तो हम भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। अगर हमसे गलतियां होती है तो सज़ा के हकदार हम भी हैं। और कलकत्ता रेप मर्डर केस को लेकर के आपने जो हल्ला बोला, जी हाँ, आखिरकार मैं मानता हूँ बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे की कहानी हमको समझनी होगी कहीं ना कहीं, आखिरकार गलती कहाँ हो रही है सरकार से और हम आम जनता से। दोस्तों ये कहा जाता है कि जितने भी आरोपी होते हैं इस प्रकार की खौफनाक घटनाओं को जो भी अंजाम देते हैं, वो इस अंजाम को देने से पहले शराब पी करके या फिर पॉर्न वीडियो देख करके इस घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगातार आप किसी भी अगर अपराधी को पकड़ते हैं ऑन द स्पॉट, अगर आप उसका नार्को टेस्ट करवाते हैं या फिर कोई भी जो लीकर टेस्ट होता है वो करवाते हैं, तो आप पाएंगे कि उसने बहुत ही ओवर मात्रा में इसका सेवन कर रखा था। जी हाँ, अगर उसकी मोबाइल हिस्ट्री निकालते हैं तो आपको इस टाइप के वीडियो बहुत सारे उसकी हिस्ट्री पर दिखाई देंगे। तो क्यों ना भारत की सरकार को शराब पर और जो पॉर्न की वेबसाइट है उसको इस तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए कि दोबारा उसे कभी ओपन करता है तो उसके ऊपर अपराध दर्ज हो उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन इसको लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। बात होती है कि अगर महिला रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल रही है तो गलती उस लड़की की है। आपने देखा होगा निर्भया केस, उस समय पर डे के दोस्तों जो बलात्कार का जो आंकड़ा था एक दिन में काफ़ी कम था, वो भी उस समय के हिसाब से बहुत अधिक था, लेकिन ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ रहा है। इसको लेकर के कोई भी एक्शन नहीं है।
आखिरकार दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस पर एक कठोर कदम सरकार कोई भी आए, बीजेपी है तो बीजेपी करे इस काम को, कांग्रेस है तो कांग्रेस करे इस काम को, क्योंकि ऐसा कठोर कदम उठाए, एक डर पैदा कर दे कि कोई भी इंसान अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो कम से कम 100 बार सोचे और फाइनली उस घटना को अंजाम देने को लेकर के जो कदम बढ़े तो वो कदम बढ़े उसका यू टर्न के लिए। ऐसा डर पैदा होना चाहिए। काफ़ी कंट्री ऐसी हैं जिसके अंदर फांसी का प्रावधान नहीं है। सऊदी आपको पता होगा, चौप चौप उसका चौराहे पर खड़ा होकर के सीधे सर कलम। अमेरिका में काफ़ी जगह सीधे इंसान को गोली मारते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी का टेररिस्ट को पकड़ते हैं या किसी भी ऐसे घटना करने वाले व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसका हम वीआईपी ट्रीटमेंट करते हैं। आपको पता होगा कसाब के ऊपर कितना खर्चा हुआ इंडिया का जब वो जेल के अंदर था। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक 5 स्टार के होटल में रहने से भी ज़्यादा उसका खर्चा आया था। तो ऐसी कितनी घटनाएं दर्ज हैं भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमको कठोर कदम उठाना पड़ेगा और एक डर पैदा करना होगा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। बाकी आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।